हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। मैं जो बीए पाठ प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी है और उनके लिए नीति शतकम नामक जो उनका काव्य है उसकी जो व्याख्या है पढ़ा रहा था। आज मैं आपको उसी नीति शतकम में से जो विद्वत पद्धति का वर्णन महाकवि भर्तृहरि के द्वारा किया गया है, तो विद्वत पद्धति की जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उन व्याख्याओं का मैं आज आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। विद्वत पद्धति का जो पहला श्लोक है उस श्लोक का वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिए क्या बताया भर्तृहरि ने, महाकवि भर्तृहरि ने। शास्त्रोक्त शब्द सुंदर गिरि शिष्य प्रदय अगमाः विख्याता कवियो वसंति विषये यस्य प्रभो निर्धरना तजाड्यम वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थम विनापीश्वरः कुत्सयासु कुपरीक्षिकाः ही मणियो यैर्गता पातितः। महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक के माध्यम से विद्वत पद्धति का वर्णन करते हुए इस श्लोक के अंतर्गत बताया है कि यदि कोई राजा विद्वानों का अनादर करता है, यदि उनका सम्मान वो नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में वह राजा की ही मूर्खता मानी जाएगी, राजा की मूर्खता का ही परिचायक माना जाता है। इस तथ्य का वर्णन करते हुए यहाँ पर बताया है कि यस्य प्रभो विषये, यश अर्थात जिस राजा के प्रभो राज्य में, जिस राजा के राज्य में शास्त्रोपकृत अर्थात शास्त्रों से उपस्कृत सम्मानित शब्द सुंदर गिरि ही, शास्त्रों से सुशोभित सुंदर भाषा बोलने वाले शिष्य प्रदये अगमा अर्थात जिनके शिष्यों को वेदादि विद्याएं देने वाले हैं, अर्थात शिष्यों को शास्त्रों का ज्ञान कराने वाले, वेदों का अध्ययन कराने वाले, विद्याएं देने वाले विख्याता अर्थात जो विख्याता कवय निर्धना वसंती, जो कि प्रसिद्ध कवि, जो विख्यात कवि है, निर्धना वसंती यदि निर्धन बन करके रहते हैं तो तत् वसुधा अधिपस्य जाड्यम, तत् तो वह वसुधा राजा की ही जाड्यम मूर्खता मानी जाती है। कवये तु अर्थविता अपि ईश्वरा, कवये तु अर्थवित्ता अपि ईश्वरा अर्थात कवि तो धन के बिना भी संपन्न माने जाते हैं। यही मणिया अघरतः पतिता, जिन्होंने मणियों के मूल्य को पतिता अर्थात गिरा दिया है। ते कुपरीक्षिका ही कुत्सयासु, वे कुपरीक्षिक ही वस्तुतः निंदनीय कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि ने जो वर्णन किया है राजाओं की और विद्वानों की, एक यहाँ पर से तुलना की है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति माने गए हैं, वो यदि किसी राजा के राज्य में रहते हैं और राजा के राज्य में रहते हुए यदि उनको अपमान तिरस्कार का सामना करना पड़े तो इसमें राजा की ही मूर्खता मानी जाती है। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि ने कवियों का आदर नहीं करने वाले राजाओं को एक फटकार लगाते हुए कहा है कि जिन कवियों के पास में शास्त्रों से सुशोभित सुंदर भाषा का ज्ञान है तथा जो व्याकरण और साहित्य का सम्मत मधुर वचन बोलते हैं, जो अपने शिष्यों को या वेदादि अध्ययन को पढ़ाने वाले हैं,
जिनकी ख्याति सर्वत्र चहु ओर फैली हुई है। ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में, कोई भी राजा हो, यदि इस प्रकार से ज्ञान संपन्न कवि राजा के राज्य में निर्धन होकर जीवन व्यतीत करते हैं तो उसमें वह राजा की ही मूर्खता कही जाएगी, क्योंकि कवियों को तो किंचित भी दोष इसमें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कवि तो बिना धन के भी, बिना सम्मान के भी, बिना धन के भी एक तरह से वो आदरणीय और पूज्य माने गए हैं। कवियों का ज्ञान तो, कवियों का ज्ञान रूपी धन उनकी महत्वही संपत्ति मानी गई है। तो यहां पर महाकवि भर्तृहरि ने ये बताया है कि राजा यदि श्रेष्ठ कवियों और विद्वानों का अन्वेषण कर उनको राजाश्रय नहीं देता है, उनका आदर सम्मान नहीं करता है, तो उसमें राजा का ही दोष माना जाएगा, अर्थात राजा ही दोषी होता है। जिस प्रकार से कोई कुपरीक्षित पारखी ते कुपरीक्षिका ही कुत्सिया शु, अर्थात जिस प्रकार कोई कुपरीक्षित पारखी मणियों को उनके मूल्य से गिरा देता है या उनका मूल्य वो कम आंकता है, तो इसमें मणियों का कोई भी दोष नहीं माना जाता। वस्तुतः दोष तो उस जौहरी का ही माना गया है जो कि निंदनीय है। यदि जौहरी उन मणियों का या उन मणियों को सही परख, सही दृष्टि से नहीं देख पाता है तो उनमें मणियों का कोई भी दोष नहीं है। यदि मणियों का मूल्य नहीं गिराता है तो उसकी एक तरह से जौहरी की परख मानी जाती है, लेकिन विश्वमी यदि मणियों का मूल्य गिरा देता है तो उसमें जौहरी एक निंदनीय माना गया है। तो यहां पर भी विद्वान रूपी मणियों का यदि उचित मूल्य न आंकने वाला राजा रूपी जौहरी यदि उनको सम्मान नहीं देता है तो राजा ही निंदा का पात्र माना जाएगा। तो इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने विद्वान व्यक्तियों की प्रशंसा और उनके मान सम्मान को बनाते हुए राजा को या राजाओं को एक तरह से दोषारोपण किया है। देखिए जो ये श्लोक है, इस श्लोक के अंतर्गत फिर यहां पर ये जो बताया गया है कि इस विद्वत पद्धति में जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है, व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद में इसमें जो विशेष है, छंद है, अलंकार का वर्णन आप इसमें से देख करके आसानी से लिख सकते हैं। अब मैं जो आपको अगला जो श्लोक बताने जा रहा हूं उस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक माना गया है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, अम्बोजनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति नितराम कुपिता विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विदहु प्रसिद्धा वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। इस श्लोक के अंतर्गत भी महाकवि भर्तृहरि ने विद्वानों की प्रशंसा करते हुए या विद्वानों का अधिकार दिलाते हुए और उनकी स्वतंत्रता का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि क्रुद्ध होकर राजा जो विद्वानों की स्वतंत्रता तो छीन सकता है, लेकिन उनके जो गुण विद्वान है विद्वत्ता के, उन गुणों को कदापि नहीं छीन सकता। इसका वर्णन करते हुए यहां पर कवि ने बताया है कि जिस प्रकार से नितराम कुपिता विधाता, अर्थात नितराम कुपिता विधाता, अत्यधिक कुपित क्रोधित होता हुआ विधाता अर्थात ब्रह्मा, हंसस्य हंस का, अम्बोजनी वन विहार विलासम एव, अम्बोजनी अर्थात कमल के वन में विहार क्रीड़ा करने के, विलासम अर्थात आनंद को, हंति नष्ट कर सकता है, तू असौ
अस्य किंतु यह विधाता, असौ अस्य किंतु यह विधाता हंस की दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, लेकिन जो हंस के अंतर्गत दूध और जल को पृथक करने की विधा अर्थात जो प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि को वैदग्ध्य कीर्तम निपुणता को अपहर्तुम न समर्थी, उसको वह कभी भी समाप्त नहीं कर सकता, उसका वह कभी भी हरण नहीं कर सकता। तो यहां पर महाकवि भर्तृहरि ने हंसनी का या हंस का एक तरह से उदाहरण दे करके और यहां पर विद्वानों के जो गुण है, उनका जो ज्ञान है, उसका वर्णन किया है और कहा है कि किसी कारणवश यदि ब्रह्मा अपने वाहन, क्योंकि ब्रह्मा का वाहन हंस माना जाता है, तो किसी कारण यहां पर राजा का रूप एक तरह से ब्रह्मा को दिया गया है कि किसी कारणवश यदि ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर अत्यंत क्रोधित हो जाए, तो वह अधिक से अधिक अपने कमल सरोवर में या कमल का जो सरोवर है, उस सरोवर में जाने से उसको रोक सकता है। यदि ब्रह्मा हंस पर अत्यधिक क्रोधित हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा उस हंस को कमल सरोवर में जाने से रोक सकता है और इस प्रकार में कमल वन में बिरहण करने के आनंद को हंस के को नष्ट कर सकता है। किंतु हंस के पास में जो स्वाभाविक नीर क्षीर विवेक नामक जो गुण माना गया है, वह गुण अर्थात दूध और जल को अलग अलग करने की जो सामर्थ्य था हंस के अंतर्गत विराजमान है या विद्यमान है, इस जगत में जो प्रसिद्ध हंस के गुण को, उसको वह कदापि ब्रह्मा उन हंसों से नहीं छीन सकता। तो यहां पर हंस तथा ब्रह्मा क्रम से विद्वान और राजा का प्रतीक बताते हुए कवि ने कहा है कि कोई राजा किसी विद्वान पर क्रोधित हो जाए तो वह अधिक से अधिक विद्वानों को अपने राज्य से बाहर निकाल सकता है, किंतु राज्य से बाहर निकाल सकता है, उसकी संपत्ति आदि को छीन सकता है, उसको दंड आदि दे सकता है, किंतु विद्वानों में जो योग्यता, क्षमता, काव्य निर्माण, कवित्व, शक्ति, विद्वत्ता आदि जो गुण उनके अंतर्गत विद्यमान माने गए हैं या आदि गुण जो उनके विद्यमान है, अंतर्गत विद्यमान है, उनको वह राजा कदापि समाप्त नहीं कर सकता। तो यहां पर राजा और विद्वान व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा या का वर्णन एक तरह से कवि ने यहां पर प्रस्तुत किया है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो विशेष है, विशेष के अंतर्गत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के अर्जित और स्वाभाविक गुणों को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों न हो। यहां पर व्यंग्यार्थ के द्वारा ब्रह्मा से राजा की तथा हंस से विद्वान व्यक्ति की एक तरह से प्रतीति की गई है और ये जो श्लोक है इसके अंतर्गत वसंत तिल का छंद और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो व्याकरणात्मक टिप्पणी आप इसके माध्यम से देख करके इसमें आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।